रामनगर गांव में स्वर्गीय पीतांबर सेठ के 3 बेटे थे, प्रणव, आनंद और मुरली। प्रणव सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। पीतांबर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शकुंतला प्रणव के साथ ही रहने लगीं। प्रणव की सरकारी नौकरी और अच्छी तनख्वाह की वजह से उसमें अहंकार आने लगा। ओफो, कितनी बदबू है। रोज इस सड़ांध में जीना पड़ता है, सेहत भी खराब हो रही है, ऊपर से मच्छर भी बढ़ गए हैं। कितनी झंझट है यहाँ पे। पीछे जो पुराना कुआं है उसी की वजह से बदबू फैल रही है। बहुत गंदा हो गया है वो, और उसकी सफाई न होने से उसके चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं। पिताजी के रहते मैंने कहा था कि उस जगह को बेच दो, पर उन्होंने बेचा ही नहीं। अब वो कुआं बस पड़ा हुआ है और हमारे वातावरण को गंदा कर रहा है। क्या ही कहूँ मैं। एक दिन कुछ मजदूरों को बुलाकर थोड़े पैसे खर्च करके कुएं की सफाई करवा लो, अच्छा रहेगा। अरे तो क्या घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है क्या? वो कुआं सिर्फ मेरा ही है क्या? अरे भाई, आनंद और मुरली भी तो पास में रहते हैं ना, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? बताओ, नहीं बनती क्या? तुम तीनों भाई एक दूसरे के पास रहते हो, लेकिन मेलजोल बहुत कम है, और वो लोग तो खुद से कुछ करेंगे नहीं। इसलिए सोचा कि तुम ही कुछ पहल करो। अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, बस बात खत्म। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि कुआं साफ कराऊंगा। जब बात करती हो तुम, जिसे करना है वो करे, नहीं करना है ना करे, सड़ता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के पीछे का पुराना कुआं धीरे धीरे एक उपेक्षित जगह बनता जा रहा था, लेकिन प्रणव उसकी सफाई के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं था। प्रणव से 4 साल छोटा था आनंद। वो एक किराने की दुकान चलाता था। स्वभाव से बहुत सरल और मिलनसार था। उसकी पत्नी शारदा अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन आनंद हमेशा मुस्कान के साथ सब सह लेता। मैंने कहा था कि कुएं की सफाई के बारे में प्रणव दादा से बात करना। तुमने बात की? परसों उनके घर पे गया था, लेकिन दादा घर पर नहीं थे। अब तुम जानती हो कि कितने व्यस्त रहते हैं, पूरे दिन दफ्तर में होते हैं, अब घर में तो मिलते ही नहीं। क्या तुम्हारे दादा ही सिर्फ सरकारी नौकरी करते हैं? कुछ पैसे क्या आ गए, खुद को राजा समझने लगे हैं। अरे तुम बेकार में क्यों ये बातें सोचती हो? दादा थोड़े गुस्सैल हैं, लेकिन इंसान अच्छे हैं। तुम रोज उनके घर जाते हो, क्या ये खबर उनके कानों तक नहीं पहुंचती? कम से कम एक बार आकर खुद तुमसे मिल नहीं सकते थे? शायद व्यस्त रहते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाते। चलो कोई बात नहीं, आज मैं फिर से शाम को जाऊंगा। अगर दादा नहीं मिले तो मुरली से बात करूंगा कुएं की सफाई को लेकर। और क्या, मुरली भी तो है। सबकी उपेक्षा और अपमान के बावजूद आनंद हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन शारदा को आनंद का सरल स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रणव और आनंद के बगल में ही छोटा भाई मुरली और उसकी पत्नी बिंदु रहते थे। मुरली बहुत लालची और स्वार्थी था। उसे सिर्फ अपने लाभ की चिंता थी। उसकी पत्नी बिंदु उसके विपरीत स्वभाव की थी और हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती थी कि लालच बुरा होता है, पर मुरली उसकी एक नहीं सुनता था। सतीश नगर में एक नई जमीन देखी है, किशन लाल सेठ की जमीन है। हाँ, सोच रहा हूँ कि उसे खरीद लूं। तुमने पहले ही बहुत जमीन खरीद रखी है, अब और क्या चाहिए? और क्या होगा उसका? और करोगे क्या उसका? हैं? क्या मतलब क्या करूंगा क्या? अरे सोचो तो सही, अगर हमारे पास ज्यादा जमीन होगी तो कुछ तो किसानों को दे देंगे और बाकी रखेंगे। बाद में जब दाम बढ़ेंगे तो बेच देंगे। अरे बेचने में पैसा भी तो आएगा ना। रहने के लिए घर है, पहले से काफी जमीन है हमारे पास। ये 8वीं जमीन हो जाएगी, फिर भी क्यों? अरे चुप रहो तुम, तुम्हें क्या कुछ समझ में आता है क्या? आजकल अपनी जमीन होना कितना जरूरी है तुम जानती हो। मैं समझती हूँ, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो वो लालच है, और लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। ओफो, अब मुझे लालच सिखाया जा रहा है। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो शादी क्यों की थी मुझसे, बताओ भला। तुम हर बार ये बात क्यों ले आते हो? मैं तो बस तुम्हें सचेत कर रही हूँ।
ओहो, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है। मैं जो सही समझूंगा वही करूंगा। बस पहले ही मूड खराब है और अब ये मनहूस सामने आ गया। आज का तो दिन ही खराब है। ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुमने लालच पर काबू नहीं पाया तो एक दिन यही लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। बिंदु हर बार मुरली को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मुरली उसे हमेशा गलत समझता और दोनों में झगड़ा हो जाता। कई बार प्रणव के घर जाकर भी न मिलने पर आनंद मुरली के घर गया। मुरली आंगन में बैठा था। आनंद थोड़ा गरीब था, इसलिए प्रणव और मुरली दोनों उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उससे कतराते थे। आनंद को आता देख मुरली चिढ़ गया। और कैसे हो भाई? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम बताओ, कैसे आए इस समय पे? अरे एक बात करनी थी, बहुत दिन से सोचा तो आज आ ही गया। हाँ बोलो, जल्दी से क्या बात है? मैं क्या कह रहा हूँ कि वो जो पीछे कुआं है वो कई सालों से यूं ही पड़ा है और अब तो इतनी बदबू फैल रही है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हाँ, वैसे ये बात सच है कि बहुत गंदगी है, कुछ करना पड़ेगा। हाँ वही तो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों को बुलाकर सफाई करवा लें। तुम कुछ पैसे तुम दे देना और कुछ मैं दे दूंगा। वाह 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 वाह, मैं क्यों पैसे दे दूं? क्या पागल हो गए हो क्या? मेरी पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं और अब ये फालतू के खर्च। नहीं 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 नहीं, मैं ये फालतू के पैसे वैसे नहीं दूंगा। अरे मैं कई बार दादा के पास गया लेकिन दादा मिले नहीं, इसीलिए सोचा कि तुमसे बात करूं। ओह, तो मुझे इन झंझटों में बिल्कुल मत डालो। जो करना है तुम और दादा देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। करता रहे बदबू फालतू में। मुरली से बहुत उम्मीद लेकर गया आनंद, लेकिन उसने भी उसे मना कर दिया। आनंद को दुख तो हुआ, लेकिन उसने मुरली को कभी महसूस नहीं होने दिया। दिन भर के काम के बाद जब प्रणव घर लौटता है तो वृद्धा शकुंतला उससे बात करने के लिए उसके पास आकर बैठती है। प्रणव शकुंतला का बहुत सम्मान करता था और शकुंतला की सारी इच्छाएं सिर्फ प्रणव से ही जुड़ी रहती थीं। बाकी बेटों की तुलना में वो प्रणव को कुछ ज्यादा ही स्नेह करती थी। कुछ कहना है क्या? खिड़की से तुझे घर की ओर आते देखा तो सोचा तेरे पास बैठकर थोड़ी देर बात कर लूं। अरे आजकल इतना व्यस्त रहता हूँ माँ कि तुझसे ढंग से बातचीत भी नहीं हो पाती। अच्छा चल बता, तेरा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? कल रात थोड़ा बुखार था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। कह रही थी आज दोपहर में आनंद आया था, तुझे खोज रहा था। ओफो, वो फिर आया था? अरे क्या उसके पास कोई और काम धाम नहीं है क्या? कई दिनों से बार बार आ रहा है मेरी खोज में, क्यों परेशान कर रहा है? वो पीछे वाले पुराने कुएं की सफाई को लेकर बात करना चाहता था। अब सफाई करवाना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत बदबू फैल रही है। अरे माँ, मैं पूरे दिन काम में लगा रहता हूँ। अब क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं कुआं साफ कराऊं? और फिर इस कुएं की सफाई में काफी पैसे लगेंगे। इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं। आनंद क्या अपने पैसों से नहीं करा सकता क्या? इस तरह सबकी उपेक्षा के कारण घर के पीछे का कुआं ज्यों का त्यों उपेक्षित पड़ा रहता है। सब लोग केवल कुएं की सफाई की बातें करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हर कोई बहाने बनाने लगता है। प्रणव और मुरली दोनों के द्वारा बार बार उपेक्षित और अपमानित होने के बाद आनंद ने तय कर लिया कि वो अब उनके पास कभी नहीं जाएगा। उसकी पत्नी शारदा इस पर बेहद नाराज हो जाती है और उससे झगड़ने लगती है। क्या हुआ? अब इस तरह बेबस चेहरा लिए घर में क्यों बैठे हो? क्या अब भी कहोगे कि तुम्हारे दोनों भाई बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बात करने का समय नहीं है? अरे क्या कहूँ, प्रणव दादा तो मुझे अब देखते भी नहीं है और मुरली से तो इतनी उम्मीद लेकर गया था, लेकिन उसने मेरी बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया। सीधे साफ साफ मुंह पे मना कर दिया। क्या बोलूं बताओ? मैं तुम्हारे भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुमसे ज्यादा सफल और अमीर हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती। आज अगर तुम भी उतने ही अमीर होते तो तुम्हारी बात जरूर मानते।
लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ इसीलिए कि मैं एक गरीब हूँ वो मुझे इस तरह नजरअंदाज करेंगे, मेरी कोई बात सुनेंगे ही नहीं। रहने दो, अब मन मत खराब करो। एक दिन हमारा भी समय आएगा, उस दिन हम भी उन्हें इस अपमान और उपेक्षा का जवाब देंगे। अब मैं इस कुएं की सफाई के बारे में किसी से बात ही नहीं करूंगा। कुछ दिन इंतजार करूंगा, फिर खुद ही पैसा इकट्ठा करवा कर उसे साफ करवाऊंगा और फिर से इस्तेमाल के लायक बना दूंगा। हाँ। आनंद प्रणव और मुरली से बातचीत बंद कर देता है और खूब मेहनत करके कुएं की सफाई के लिए पैसा इकट्ठा करने लगता है। लगभग 1 महीना बीत जाता है। आनंद खुद की जमा की गई पूंजी से लोगों को बुलाकर कुएं की सफाई करवाता है और वहीं खड़े होकर देखरेख करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। तभी प्रणव वहां आ जाता है। ओहो, छी 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 छी, ये कैसी बदबू है। हाँ, अरे रे 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 रे, ये इतनी बदबू आ कहां से रही यहाँ? मतलब कोई खड़ा कैसे हो सकता है? छी 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 छी। हाँ, जिस बदबू को आप छीछी कह रहे हैं ना, उसी की अब मुझे आदत हो गई है। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो घर के अंदर चले जाओ, मैं देख रेख कर रहा हूँ। तुम जाओ 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 जाओ। अरे तो मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि एक बार आकर देख ही लूं सब काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से ये कुआं यूं ही पड़ा हुआ था। पापा के जाने के बाद कोई इसका इस्तेमाल भी नहीं करता था। अब जब इतने सालों तक किसी ने इसकी परवाह नहीं की, तो अब सोचने से क्या फायदा। दादा, मैं हूं ना, मैं इसे सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, जाओ। अरे अब क्या कहूं आनंद, काम ही इतना होता है कि दिन भर दफ्तर में लगा रहता हूं, समय ही नहीं मिलता। अब ये सब तो तू जानता ही है ना। हाँ हाँ दादा, मैं सब जानता हूँ। मैं रोज तुम्हारे घर पे जाता था, लेकिन तुम कभी मिलते ही नहीं। और आज तुम खुद आकर मेरे साथ खड़े होकर देख रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज कहां से समय मिल गया। क्या तू मुझे ताना मारने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं नहीं दादा, वो बात नहीं है, बस थोड़ा सा हैरान हूं। आनंद को मन में बहुत दुख होता है, ये सोचकर कि आज भले ही प्रणव आकर उसके साथ खड़ा है, लेकिन जब वो बार बार मिलने गया था तब उसने जानबूझकर उससे दूरी बना ली। आनंद की एकल मेहनत से वो उपेक्षित कुआं फिर से इस्तेमाल के लायक बन जाता है। उसके चारों तरफ की झाड़ियों को काटकर सफाई कर दी जाती है। पहले कुएं की सफाई को लेकर जिन लोगों ने मना किया था, वही अब उस कुएं का पानी इस्तेमाल करने लगे। हाँ, कुछ भी हो, आनंद ने काम तो अच्छा किया है। कुएं को ठीक करवा देने से अब दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं रही। यही कुआं अब हमारे लिए पीने और नहाने के पानी का स्रोत बन गया है। वाह, ये बढ़िया रहा। आखिरी बार जब पापा जिंदा थे तब उनके साथ यहाँ आया था। अब 2 साल हो गए हैं। चलो नहाने के लिए पानी भर लेता हूँ, नहीं तो ऑफिस में देर हो जाएगी। हाँ, मुझे भी सतीश नगर जाना है। एक जमीन देखी है, उसी के सिलसिले में बात करनी है। चलो मैं भी हाथ मुंह धो ही लेता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे ही प्रणव और मुरली ने उस कुएं का पानी छुआ, पानी की गर्मी इतनी बढ़ गई कि सहन करना मुश्किल हो गया। गर्म पानी से प्रणव और मुरली का चेहरा जलने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे ये कितना गर्म पानी है। ये कुएं का पानी खराब है, इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अरे मेरा तो हाथ जल गया। अरे कोई बर्फ लेकर आओ। अरे रे रे रे, ये तो बहुत जल रहा है। क्या जलन है, मैं जल गया रे, जल गया। कुएं के पानी से प्रणव और मुरली बुरी तरह झुलस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। गर्म पानी से झुलसकर प्रणव और मुरली आनंद पर चिल्लाने लगते हैं। आनंद शारदा को लेकर कुएं पर आता है और खुद देखना चाहता है कि क्या पानी सच में गर्म है। जिनसे मुझे इतना सुनना पड़ा, जिन्होंने साथ नहीं दिया, उनके लिए मैंने इतना पैसा खर्च करवा के ये कुआं ठीक करवाया, और अब उल्टा मुझे ही दोष दिया जा रहा है। वाह! एक बार तुम खुद ही पानी जांच कर देखो कि क्या वाकई पानी गर्म है,
या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आनंद कुएं से पानी निकालकर जांच करता है और पाता है कि पानी बिल्कुल ठंडा है और उसमें कोई समस्या नहीं है। तब वो गुस्से में प्रणव और मुरली के पास जाकर ये बात बताता है। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं क्या? ये देखो, हमारे शरीर पर ये जलने के निशान भी क्या झूठे हैं क्या? देखो 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 देखो। अरे अगर तुम्हारी बात सही है तो मैंने भी वही पानी छुआ, मुझे तो कुछ ना हुआ है। अरे तू ये सब करवा के तो अब ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे ये कुआं तेरे अकेले का है। अरे भाई, हमारे हाथ मुंह जल गए हैं तेरे ही कुएं के पानी से। जरूर इसमें तेरी कोई चाल है। ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों जानबूझकर कुछ ऐसा करूंगा? शायद तुम लोग पानी लेने गए होगे, तब तापमान ज्यादा रहा होगा, अब नहीं है। ओह, ये विज्ञान की बातें मुझे मत समझा। बड़ा आया तापमान समझाने वाला। तू ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि ये कुआं तेरा रहे। आज से हम कभी इस कुएं के पास नहीं जाएंगे और तू हमारे घर के आसपास भी बिल्कुल मत आना। आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। और इसी तरह एक छोटी सी गलतफहमी से एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर प्रणव और मुरली आनंद से बातचीत बंद कर देते हैं। दिन बीतते गए। प्रणव और मुरली से आनंद की बातचीत बंद ही रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी दुकान की बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसने एक और दुकान खोल ली। अब वो 2 दुकानों का मालिक था। 1 साल के भीतर उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने अपने लिए एक पक्का मकान बनवाने का फैसला किया। हाँ जी, ये क्या कमाल हो गया तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 1 साल में। एक छोटी सी टीन की झोपड़ी से आज हम अपने खुद के पक्के मकान में जा रहे हैं। अरे सरदार, सच कहूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। अचानक इतनी बिक्री, अजब है। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत अपमान और उपेक्षा सही है, लेकिन फिर भी कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, कभी किसी का बुरा नहीं किया। शायद उसी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। हो सकता है तुम सही कह रही हो। प्रणव दादा और मुरली ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। जब भी उनके घर गया उन्होंने कभी बैठाकर एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अब मैं उनकी हर उपेक्षा का जवाब अपनी सफलता से दूंगा। अब पुरानी बातें करके दुख मत मनाओ। अब हमारे अच्छे दिन हैं। अब हमें किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी की चिंता करनी है। बस अब हम अपने जीवन का आनंद लेंगे। शारदा और आनंद अब अपने सपनों की जिंदगी जीने लगे। उनकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। आनंद की सफलता देखकर प्रणव और मुरली बहुत ईर्ष्या करने लगे। जिसे वो जीवन भर तुच्छ समझते थे, वही आनंद अब उनसे कहीं ज्यादा सुखी और अमीर बन चुका था। उन्हें शक होने लगा कि जरूर आनंद को कोई खजाना मिला है। वो दिन भर आनंद की बुराई करने लगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि सिर्फ दुकान चलाकर और मेहनत से आनंद इतना अमीर बन गया। हाँ वही तो दादा, मुझे ना इसमें कोई जरूर झोल लगता है। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। मतलब हो सकता है उसे कोई खजाना मिल गया हो, वरना 1 साल में 2 दुकानें, अपना घर, ये सब तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। अरे भाई, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, फिर भी अभी तक अपना मकान नहीं बनवा पाया, और वो ससुरा एक मामूली सा दुकानदार इतना अमीर बन गया। ले। मगर हमें उसकी सफलता का रहस्य जानना है तो हमें उस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब देखना होगा। अरे तो क्या अब अपना सब काम धाम छोड़कर उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन के घूमूं, नजर रखूं उस पे, हैं? अरे दादा, तुम चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। मैं उसके अमीर बनने का रहस्य जरूर खोज निकालूंगा। इसके बाद मुरली ने आनंद का पीछा करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक जहां जहां आनंद जाता वहां छिपकर उसका पीछा करता। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आता है। उसका नाम था भोला तांत्रिक। गांव वाले उसके पास झाड़ फूंक और टोने टोटके के लिए जाने लगे। एक दिन उसने आनंद के बारे में सुना
और उससे मिलने आया। अजी, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं आप? मैं भोला तांत्रिक हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में सब तुम्हारी तरह सफल होना चाहते हैं। मैंने बहुत मेहनत और तपस्या के बाद ये सफलता पाई है। लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं देखते। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सफलता सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या ये कुआं तुम्हारा है? हाँ, ये कुआं मेरे पिताजी के समय से है। उनके बाद 2 साल तक ये सूखा और बेकार पड़ा था। मैंने ही इसे फिर से ठीक कराया और अब इसका उपयोग करता हूँ। तो यही है तुम्हारी सफलता का रहस्य। ये कुआं कोई सामान्य कुआं नहीं है, ये एक मायावी कुआं है। जो इसका ध्यान रखता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। ओह, मतलब मेरी सारी खुशियां इस कुएं की वजह से हैं। हाँ, लेकिन याद रखो, अगर तुम इस कुएं का उपयोग लोभ से करोगे तो भारी नुकसान होगा। आनंद हैरान रह गया, लेकिन वहीं छिपकर मुरली ने ये सब सुन लिया। अब उसके मन में लोभ जाग उठा। मुरली दौड़कर प्रणव के पास जाता है और सब बता देता है। दोनों को लोभ आ जाता है और वो योजना बनाते हैं कि कैसे आनंद से कुआं हथिया लिया जाए। तो ये चक्कर है। हमने जिस कुएं को कभी महत्व नहीं दिया, वही अब आनंद की सफलता की कुंजी है। वही तो दादा, आनंद ने कई बार हमें कहा था कि कुएं की सफाई करें, लेकिन हमने कभी उसकी बात मानी नहीं। अब तो अफसोस होता है कि काश मान लिए होते। अब समझ में आता है कि हमारे पिता ने इस जमीन को बेचने से क्यों मना किया था। अब हमें किसी भी तरह उस कुएं को पाना है। हाँ, तो इसके लिए पहले हमें आनंद से फिर से अच्छे संबंध बनाने होंगे। उसे लगे कि हम सच में पछता रहे हैं। अरे दादा, आनंद बहुत भोला है, थोड़ी सी भावुक बातें करो पिघल जाता है। हाँ, ये अच्छा है। फिर हम भी उस कुएं का उपयोग करेंगे और मौका देखकर उसे हड़प लेंगे। प्रणव और मुरली केवल अपने फायदे के लिए आनंद से संबंध सुधारने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह जब आनंद दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था, प्रणव और मुरली उसके घर पहुंचते हैं। अरे प्रणव दा, मुरली, आप लोग मेरे घर पर। क्यों? अपने छोटे भाई के घर आने के लिए क्या हमें इजाजत चाहिए होगी, हैं? अरे नहीं, वो बात नहीं है। पर पिछले 1 साल से तो आप लोगों से बात नहीं की, तो मतलब अब क्या बोलूं मैं। अरे कोई बात नहीं आनंद, गलती इंसान से होती है। हमने तुमसे दूरी बनाकर गलती की, तो अब होता है, गलती सुधारते हैं और क्या। वही तो, अब हम गलती मान चुके हैं और हमने सोचा माफी मांग लें और रिश्ते सुधारे जाएं। आप दोनों का मेरे घर आना वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सही बताऊं तो मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने आनंद, तो दिल का बहुत साफ है। हाँ, अब कोई नाराजगी भी नहीं है। अब हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे। भोला आनंद उनकी चाल को समझ नहीं पाता और बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी शारदा को शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तीनों भाई साथ रहने लगे। फिर भी प्रणव और मुरली की हालत में कोई फर्क नहीं आया। वो बेचैन हो गए। अरे 6 महीने हो गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आनंद तो और अमीर पे अमीर बनता जा रहा है। हमने जबरन उससे संबंध जोड़े लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दादा, अब और नहीं सहा जाता। जरूर उस कुएं के अंदर कोई न कोई खजाना है। हाँ ठीक है, आज रात हम उस कुएं में उतरकर खुद पता करेंगे। रात को दोनों चुपचाप कुएं पर जाते हैं। हम दोनों एक साथ नहीं उतर सकते। सुन, तू नीचे जा, मैं ऊपर से देखता हूँ।
मुरली कुएं में उतरता है और अंदर कुछ खोजने लगता है। अचानक कुएं का पानी गर्म हो जाता है और उसकी देह जलने लगती है। प्रणव कोशिश करता है लेकिन मुरली को बचा नहीं पाता। अरे दादा मुझे बचाओ, अरे बचाओ, पानी बहुत गर्म है, अरे दादा। अरे डोरी पकड़, मैं तुझे ऊपर खींचता हूँ, पकड़ जल्दी से। आनंद और बाकी लोग दौड़े चले आते हैं, लेकिन तब तक मुरली की मौत हो चुकी थी। मैंने पहले ही कहा था, लोभ से इस कुएं का उपयोग बिल्कुल मत करना, और यही उसका अंजाम है। मैंने उसे समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। घर में शोक छा गया। प्रणव वचन लेता है कि अब कभी ईर्ष्या और लोभ नहीं करेगा। आनंद उस मायावी कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देता है और साधारण जीवन जीने लगता है। मुरली की मौत सभी के लिए एक सीख बन जाती है।